हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने लिमिट्स निकालनी सीखी थी और लिमिट्स के हमने क्या सीखा था, एक स्टैंडर्ड लिमिट देखी थी। स्टैंडर्ड लिमिट हम किस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं, क्योंकि हमने ना 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पढ़े हैं और उन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को हम एक फाइनाइट लिमिट गेट कर सकें उस चीज़ के लिए हमने क्या पढ़े थे, कुछ तरीके पढ़े थे। जैसे कि फैक्टराइजेशन पढ़ा था, रेशनलाइजेशन पढ़ा था, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था और एक्सपेंशन पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा था, सब्स्टिट्यूशन देखा था और स्टैंडर्ड लिमिट से कुछ फॉर्मूले देखे थे। और इसके बाद हमने देखा था, जैसे एक क्वेश्चन भी हमने देखा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। और फिर हमने देखा है ये सब्स्टिट्यूशन हो गया अपना, और फिर हमने लास्ट में एक्सपेंशन के कुछ फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में एक्सपेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी नहीं थी। तो आज हम एक्सपेंशन जहाँ इंक्लूड हो रहा होगा या जहाँ यूज़ हो रहा होगा ऐसे प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो, ये एक्सपेंशन होपफुली आप लोगों को याद तो हो ही गए होंगे कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, और ये याद कर लेना है। तो एक क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो अब देखो, अगर आप लोगों को एक्सपेंशन नहीं पता होगा तो आप इसको क्या सोल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। tan x एक जगह tan x लिखा है, एक जगह x लिखा है, तो आप इसको कैसे ही सोल्व करोगे। तो सर हम सोल्व तो कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि एल हॉपिटल रूल के बारे में पता हो, और एल हॉपिटल रूल कब आएगा, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा वो इस क्वेश्चन को एल हॉपिटल रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमें नहीं आता है तो अभी हमें एक्सपेंशन ही यूज़ करना होगा। तो सर एक क्वेश्चन को बहुत सारे तरीक़ों से किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है ये तो। ठीक है, चलो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमें tan x का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। tan x का एक्सपेंशन हम ऊपर से ही देख सकते हैं क्या होता है। तो सर ये हमेशा दिया होगा कि क्वेश्चन में, दिया नहीं होगा, याद कर लेना है। तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। सर ये कहाँ तक लिखना है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। रिक्वायरमेंट सर, जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इससे जैसे यहाँ से x है क्या, x है सर, तो इससे एक ज़्यादा लिख लो तो भी काम चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि काम चल जाएगा, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो सर हमें अगर इतना ना सोचना हो तो क्या करें, तो आप भाई ये पूरा तीनों लिख ही लो, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में यही 3 से काम चल जाएगा। ठीक है सर, अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है सर, अब देखो कि सर x से x तो कैंसिल हो गया, यस सर। अब फिर एक्स क्यूब बाई 3 बचा ऊपर, तो सर यहाँ बचा हुआ है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 डॉट 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 अपॉन एक्स क्यूब, और लिमिट तो अपनी साथ में है ही क्या, x टेंडिंग टू 0। ठीक है सर, नीचे क्योंकि एक्स क्यूब है तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से एक्स क्यूब बाहर ही निकाल लेता हूँ सबसे। ठीक है, ये भी 1/3 आ गया यहाँ पे आ गया 2/15 एक्स स्क्वायर आ गया। अब आगे जो भी पावर्स होंगी ना उनमें x का जो पावर है वो 2 से तो ज़्यादा ही होगा, कम तो हो नहीं सकता है बिल्कुल। तो ये एक्स क्यूब हो गया। अब देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो, अब जब x टेंडिंग टू 0 है तो ये तो 1/3 रहा। अब आगे क्योंकि x की पावर 2 रहेगी या 2 से ज़्यादा रहेगी, तो जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो एक्स स्क्वायर भी 0 को टेंड करेगा, तो आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सब 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया सर, 1/3। आसान क्वेश्चन था, हाँ सर, सिर्फ एक्सपेंशन लगाना था, उसके बाद तो आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर ही सकते थे। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, एक्सपेंशन लगाना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिखो सर, क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट वाला कि लिमिट इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स। अब हो सकता है ना कि आप लोगों को ये पूछो कि सर ये पता कैसे चलेगा कि इसमें एक्सपेंशन लगाना है कि नहीं लगाना। भाई सबसे पहली बात तो एक्सपेंशन अपनी फ़ायदे के लिए है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में एक्सपेंशन लगा के ही क्वेश्चन आसान बनेगा। ठीक है, और ज़रूरी और हो सकता है आप लोगों को अब काफ़ी बार क्या होगा कि
पहले जो नॉर्मल लिमिट्स हम लगाते हैं वो सब लगाओ और उसके बाद एक्सपेंशन लगाओ। तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक्सपेंशन से सोल्व हो जाएगा। कई बार हमें एक्सपेंशन भी लगाना पड़ेगा, स्पेशल लिमिट्स भी लगा देनी होगी, सब कुछ लगा देना होगा जो भी हमें पता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन आसान बन सकता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो अगर हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है ना वो दे रखी है कि 1/2 आएगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने से वो पूछ क्या रहा है, अल्फ़ा पूछ रहा है कि फाइंड अल्फ़ा, कि अल्फ़ा पता लगाओ कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि क्वेश्चन में अपने को लिमिट निकालते थे, यहाँ लिमिट दे रखी है, ठीक है। तो ये कुछ अलग है। अब देखो, तो यहाँ से सर आइडिया कैसे लग रहा है आपको कि इसमें एक्सपेंशन लगाना है कि नहीं लगाना है। देखो भाई, एक ही चीज़ के अंदर क्या आपने कभी तक रिलेशन पढ़ा है कोई 10x और x के अंदर? सर हाँ, रिलेशन ये पढ़ा हुआ है कि 10x/x जो है वो 1 होता है, ठीक पढ़ा है था। लेकिन अगर 10x/x अगर 1 कर दोगे आप तो इससे फ़ायदा होगा क्या कुछ? देखो 10x/x 1 लिख दिया, यहाँ से x और एक x मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि x कॉमन ले रहा हूँ तभी तो ऐसे होगा। और ये हो गया x3, तो ये तो x² आ गया यहाँ से। लेकिन सर 10x/x तो 1 होता है, 1 - 1 0, और फिर नीचे भी 0, तो फिर दोबारा इंडिटरमिनेट फॉर्म ही रही। तो कैसे हटेंगे ये? तो हमें यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि 10x का, क्योंकि अगर एक्सपेंशन लिखता हूँ मैं तो वहाँ से x भी आता है, तो x तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब हमारे दिमाग में चलना चाहिए, तभी आइडिया लगेगा। अब सर ये सेकंड वाले में कैसे आइडिया लग रहा है कि हमें एक्सपेंशन लगाना है? देखो भाई, एक जगह ln भी लिखा हुआ, एक जगह sin x भी लिखा हुआ और एक जगह x² भी 2 भी लिखा हुआ। तो ये तीनों के बीच में तो इंडिविजुअल तो कोई रिलेशन हमने पढ़ा नहीं है कि भाई ln 1 + x को हम किसी तरीके से sin x में से कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना भाई। तो इसका मतलब सिंपल है, क्योंकि ln 1 + का एक्सपेंशन जब मैं लिखता हूँ तो उसके अंदर भी x और x²/2 ऐसी टर्म्स आती हैं। sin x का जब लिखता हूँ उसके अंदर भी टर्म्स आती हैं, x²/2 तो अपने आप में ही वैसा कुछ है, ठीक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है सर। देखो एक क्वेश्चन है अभी, इसमें अपने को लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + x का एक्सपेंशन लिखो। सर क्या होता है, याद हो जाना चाहिए था वैसे तो आप लोगों को, x²/2 + x³/3 माइनस ये हो गया ln 1 + x का, और एक और इसके आगे का लिख देता हूँ मैं। देखो अब अल्फ़ा sin x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x³/3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5/5 फैक्टोरियल डॉट प्लस x²/2। नीचे आए तो नीचे देखो हमें क्या है, x × tan²x है, x × tan²x। अब tan²x को लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि x² से मैं डिवाइड कर दूँ और x² से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 के लिए tan x/x 1 होता है, ठीक कह रहे हो। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ तो भी 1 ही रहेगा, और ये यही तो लिखा हुआ है, ठीक कह रहे हो। यस सर। तो अब एक काम करो, तो सर हम क्या ऐसे लिमिट लगा सकते हैं क्या? अभी लगा नहीं रहा हूँ, वही बस समझाने के लिए ताकि मैं हटा दूँ, ठीक है। तो ये मैंने जो x² बाद में लिख रहा था वो x³ पहले लिख दिया, ठीक है, ठीक है सर। अभी इसको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो देखो अब पहली बात तो यहाँ x की टर्म्स जो एक ही कैटेगरी वाले लोग हैं ना, जैसे x वाले हैं, ये एक साथ रख लो। तो x यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे अल्फ़ा बचा, और तो कहीं है नहीं, ठीक है सर। अब आगे x² वाली टर्म लिख लो, ठीक है। यहाँ पे -½ बचा, यहाँ पे है नहीं, वहाँ पे +½ बचा, तो ये तो 0 ही हो गया। फिर x³ वाले लिख लो, x³ 1/3 -1/6, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है, x⁴ वाले लिख लो, x⁴ तो एक ही जगह है, ठीक है, डन। ऐसे ही टर्म्स आगे आती रहेंगी, ठीक है। अपॉन में x³ इंटू में ये लेके चल रहा हूँ जो कि अपना बन जाएगा 1 लास्ट में, ठीक है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने लिखा तो ये बचा 1 + अल्फ़ा इंटू x²। अब मैंने सेपरेट कर दे रहा हूँ टर्म्स को, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया है तो इसको तो लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। ये बच रहा है x² इंटू में जो आएगा अपना tan x/x, अभी क्योंकि लिमिट अप्लाई करी नहीं है मैंने, वैसे आप कर सकते हो लेकिन करी नहीं है मैंने अभी, ठीक है।
प्लस एक्स क्यूब तो रहेगा ही, और 1/3 में से 1/6 जाएगा तो कितना बचेगा 1/6, और नीचे एक्स क्यूब है ही, और साथ में अपना वो वाली टर्म है tan x/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे वाली जो टर्म्स हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x⁴ माइनस 1/4 अपॉन एक्स क्यूब tan x/x का होल स्क्वायर। अब देखो, अब देखते चलो आप कि ये कैंसिल हो गया, ठीक कह रहे हो, यहाँ से कैंसिल किया मैंने तो एक पावर बच गई, तो एक पावर बच गई है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जा रहा है सर, ये तो ऊपर तो सर एक कांस्टेंट टर्म रह जा रही है, 1 प्लस अल्फ़ा बच जा रहा है, नीचे अब मैं अगर लगा दे रहा हूँ तो x² बच रहा है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास क्या बच रहा है 1/6 बच रहा है, और आगे वाली जो टर्म है वो कितना बच रहा है 0 बन जा रहा है, ठीक कह रहा हूँ। आगे वाली टर्म तो 0 ही बन जा रही है बिल्कुल, क्या कुछ रह तो नहीं गया अपने पास। अच्छा यहाँ पे यही दिक्कत, मैं वही तो सोचूं कि कुछ तो रह गया है, क्योंकि यहाँ पे भी तो अल्फ़ा आएगा ना। ओके जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हमने 1/3 ठीक लिखा है, यहाँ पे अपने पास α/6 आएगा, वही मैं सोचूं इतना कैसे हो गया ये। चलो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 माइनस α/6, 1/3 माइनस α/6, वन बाई थ्री माइनस α/6, आगे वाली टर्म 0 हो जा रही है, और इसकी लिमिट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 1/2, ठीक है। अब देखो जब ये वाला एक्सप्रेशन की अगर मैं लिमिट लगाने बैठूंगा तो नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाला 0 हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फ़ा तो अभी पता नहीं है अपने को, तो इसका मतलब तो अगर मैं 1 प्लस अल्फ़ा को कुछ और मानता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म मानता हूँ, तो ये पावर कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी, और इनफाइनाइट का मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं फिर। लेकिन उसने तो दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट करके उसका आंसर क्या आ रहा है हाफ आ रखा है। तो अगर मुझे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो मुझे डिनोमिनेटर को 0 करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को एग्जैक्ट 0 करना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर एग्जैक्ट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, नोमिनेटर को एग्जैक्ट 0 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नोमिनेटर अपना एग्जैक्ट 0 हो गया तो नीचे चाहे कुछ भी हो, नीचे चाहे कोई भी पावर हो टेंडिंग टू 0 वाली, क्योंकि जब ऊपर 0 है तो ये 0.000 ऐसे कुछ भी होगा तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले को 0 नहीं मानूंगा तो नीचे वाला इतना छोटा बन जाएगा कि ये हमेशा इनफाइनाइट को टेंड करेगा। समझे कि नहीं समझे, दोबारा बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो अगर ये ऐसा मैं मान लेता हूँ कि 1 प्लस अल्फ़ा ही है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 0 को टेंड कर रहा है, और ये अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ओवरऑल रिजल्ट किसको टेंड कर जाएगा इनफाइनाइट को। लेकिन अगर लिमिट ही इनफाइनाइट आ गई तो इसका मतलब तो ये हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना जो गिवन लिमिट है ये उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि लिमिट तो दी हुई है कि हाफ आएगी, इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। यस सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इसकी लिमिट एग्जिस्ट करानी है, और इसकी लिमिट कब एग्जिस्ट हो सकती है, जब हम ये कह दें कि नोमरेटर वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्ट 0 है, क्योंकि 0 बाई समथिंग, वो समथिंग चाहे टेंडिंग टू 0 ही हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट 0 नहीं है, वो 0.00 ऐसे कुछ भी है, तो उसकी वैल्यू तो 0 ही आएगी, तो ये फंक्शन ही पूरा क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को ये पता चला कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए यहाँ पे जो नोमरेटर है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -5, सही कह रहा है। और यहाँ से जब ये वाला 0 हो गया तो इसकी लिमिट जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, तो चेक कर लो क्या यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है। देख लो α/6, यहाँ से अगर मैंने सोल्व किया तो -1/6, तो यहाँ से भी अल्फ़ा की वैल्यू -1 ही आई, इसका मतलब अपना आंसर तो सही है। तो ये क्वेश्चन था थोड़ा सा जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट यही आता है क्या सर, ऐसे आते हैं जब जहाँ पे अपने को लिमिट दी हुई होती है और हम कुछ क्या निकालते हैं, कुछ कांस्टेंट वैल्यू निकालते हैं, जैसे अल्फ़ा की निकाल ली, बीटा की निकाल ली, डेल्टा की निकाल ली, इनकी वैल्यू हम निकालते रहते हैं, ठीक है। ठीक है सर, अब चलते हैं हम आगे, क्योंकि हमने स्पेशल लिमिट्स भी पढ़ी थी। एक्सपेंशन से रिलेटेड तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, और एक क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी दे दूंगा होम, एक क्वेश्चन और ले लेंगे चलो,
जो जेईई मेंस के लेवल तक का ही होगा, ठीक है। अभी हमने स्पेशल लिमिट सीखी थी लास्ट लेक्चर में, हम उनके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर, तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास कि लिमिट x टेंडिंग टू 14 प्लस x की पावर 1/4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। यस सर, यहाँ पे लिमिट निकालनी है 2 पे। देखो सबसे पहले तो ये क्या बन रहा है, जब मैंने जैसे ही लिमिट 2 रखी तो सर ये क्या बना, 2 पे रखा तो ये अपना 16 की पावर 1/4 मतलब कि 2 बन गया। 2 माइनस 2 0 और ये 0/0 फॉर्म बन रही है। यस सर, अब 0/0 फॉर्म तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो एक तरीका है, क्या तरीका है, देखो आपने ना ये पढ़ा हुआ है x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, पढ़ा हुआ है n a n माइनस 1। यस सर, ये पीछे फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट टाइम हमने। तो इसको इसी फॉर्मूले को एक बार सोचो, क्योंकि देखो ये x माइनस ए तो दिख रहा है नीचे, ए ही है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर n भी दिख रही है, लेकिन सर a की पावर n नहीं दिख रही। तो भाई यही तो सोचना है हमें कि कैसे दिख सकती है। देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 14 प्लस x का पावर 1/4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 का पावर 1/4, लिख सकता हूँ बिल्कुल, x माइनस 2। अब ये देखो क्या यही फॉर्म बन रही है, क्योंकि a यहाँ पे क्या हो गया है 16 हो गया है। सर a 16 हो गया तो सर फिर तो ये वो नहीं होगा गड़बड़ टाइप, क्योंकि यहाँ पे तो आप x माइनस ए कह रहे थे। भाई ये x माइनस ए वास्तव में नहीं है, क्योंकि x माइनस ए का मतलब है कि जो यहाँ पे होगा वो x है और जो यहाँ पे होगा वो a है अपना। तो क्या ये जो नीचे x माइनस 2 लिखा हुआ है, क्या इसको भी मैं उस फॉर्म में लिख सकता हूँ? देखो जरा, 14 प्लस एक्स का पावर 1/4 माइनस 16 का पावर 1/4, क्या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 प्लस एक्स माइनस 16, क्योंकि ये भी तो क्या बन गया x माइनस 2 ही बन गया। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब अगर देखो, अगर आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये कहूँ कि मैंने 14 प्लस एक्स को y मान लिया है, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी। अब देखो जब x 2 को टेंड कर रहा है तो ये टोटल 16 को टेंड करेगा, तो लिमिट y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा 16। समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि x 2 को टेंड कर रहा है, जब x की वैल्यू 2 है तो 14 प्लस 2 16, तो ये किसको टेंड करेगा 16 को, ठीक है। तो ये हो गया अपना y की पावर 4 माइनस 16 का पावर 1/4 और ये हो गया y माइनस 16। तो अब ये आपको समझ आया कि ऐसी ही फॉर्म है सेम, कि x की पावर n माइनस 1 की पावर n अपॉन x माइनस ए। तो सर आप ये डायरेक्ट यहाँ भी तो लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ बन रहा है कि अगर मैं इस पूरे को x मान लूँ, इस पूरे को a, इस पूरे को x, हाँ मान सकते हो अगर आप लोगों को इतना समझ आ जा रहा है तो। लेकिन आप लोगों को, मुझे लगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करके दिखा दिया, ठीक है। ठीक है सर, अब देखो, अब इसका आंसर क्या होता है, n मतलब कि 1/4, a मतलब 16 और उसका पावर n माइनस 1 मतलब कि 1/4 माइनस 1। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो देखो ये कितना आ गया, 1/4 इंटू 16 का पावर माइनस 3/4। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 का पावर माइनस 3, दैट मीन्स आंसर इज 132। कोई डाउट? आसान क्वेश्चन था, कोई परेशानी पाई नहीं होगी, बेहद ही आसान प्रॉब्लम था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, अगर बस थोड़ा सा चेंज करना था अपने आप को। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया बिल्कुल ही कि हाँ भाई चलो एक लोगों को आसान क्वेश्चन भी करा देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 4, x का पावर 4 माइनस 256 अपॉन x माइनस 4, ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस ही हो गया है। कैसे सर? क्योंकि देखो ये लिखा हुआ क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, ये 256 को आपको समझना है बस कि ये क्या है, 4 का पावर 4 है, x माइनस 4 है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हो गया ना कि x की पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस 4, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4। सही है? क्या कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम टन चल रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये हो गया 4 की पावर 4 ही आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है सर।
अब चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे फिर। चलो, तो अभी सर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बस यही प्रैक्टिस करते रहना है क्या भाई? जब जैसे ही लिमिट एक बार ख़त्म हो जाएगी पूरी अपनी, तो फिर हम एक लेक्चर लेंगे जो प्रॉपर लिमिट्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड ही रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। तो उसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम 2 लेक्चर भी ले लेंगे प्रैक्टिस के, कोई वो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फ़ा ई का पावर x माइनस बीटा कोस x प्लस गामा ई का पावर माइनस x। तो सर इसमें तो बहुत कुछ आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा सब आ गए। x tan x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात तो मैं, ताकि मुझे ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसी वजह से मैं तो इसको पहले ही इस वाले पार्ट को आप लोगों को चेंज करके दिखा दे रहा हूँ कि x tan x लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और क्योंकि लिमिट अपनी x को 0 को टेंड कर रही है तो tan x बाई x कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वेयर हो गया। तो डिनोमिनेटर में आगे मैं x स्क्वेयर ही लेके चलूँगा, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अल्फ़ा ई का पावर x, अब अल्फ़ा ई का पावर x एक्सपेंड कर दो, ठीक है। देखो ई का पावर x एक्सपेंड किया तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस बीटा कोस एक्स का एक्सपेंशन लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब मैंने आपको फैक्टोरियल लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा नहीं रहा हूँ। फैक्टोरियल का मतलब जो भी फैक्टोरियल लिखा है वहाँ तक 1 से लेके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अगर 5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। चलो गामा पे चलते हैं। गामा में एक्सपेंशन है ई की पावर माइनस एक्स का। तो सर आपने तो ई की पावर एक्स का ही एक्सपेंशन समझाया है। जो भाई ई की पावर एक्स का है, अगर मैं वहीं पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा, जैसे कि एक्स का एक्सपेंशन है, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, ठीक। तो ये ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन है। तो अगर मैं यहीं पे एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, ठीक। यस सर, तो यहाँ पे ये हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब चलो नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास? सिर्फ एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। तो अब देख लो, एक ही बिरादरी वाले लोगों को एक साथ बैठा दो, एक ही जो कैटेगरी के लोग हैं। तो जैसे कांस्टेंट वाली टर्म है पहले तो अपने पास, तो अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे माइनस का बीटा हो गया, यहाँ पे प्लस का गामा हो गया। पहला हो गया कांस्टेंट वाले। इसके बाद आते हैं अपने पास एक्स वाले। तो एक्स वाले अल्फ़ा हो गया, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है, माइनस गामा हो गया। फिर एक्स स्क्वेयर वाले टर्म्स देख लो, यहाँ पे अल्फ़ा बाई 2 हो गया, यहाँ पे प्लस का बीटा बाई 2 हो गया, और यहाँ पे अपना गामा बाई 2 हो गया, ठीक है। आगे आएंगे एक्स क्यूब की टर्म्स, उनको लिखने की ज़रूरत है नहीं, वो पता चल जाएगा क्यों नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो अब इनको सेपरेट सेपरेट अगर मैं कर रहा हूँ तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया, ये भी एक्स स्क्वेयर हो गया, ये भी एक्स स्क्वेयर हो गया, और यहाँ भी एक्स स्क्वेयर ही आएगा। और इन सब की लिमिट क्या दी हुई है? 2, ठीक है। यस सर। अब देखो, जब अगर लिमिट 2 दी हुई है अपने को, तो सबसे पहली बात तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर को अगर मैं काटता हूँ तो एक्स बचेगा हमेशा, ठीक कह रहे हो। और जब एक्स अगर मैं आगे लिमिट दी हुई है अपने को, एक्स क्या है? 0 है। जब एक्स की वैल्यू 0 है तो ये वाला एक्सप्रेशन तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, या इससे आगे वाली जो टर्म्स होंगी वो भी 0 ही रह जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब आता है सवाल यहाँ पर, देखो एक टर्म लिखी हुई है ऊपर कुछ भी, अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वेयर लिखा होगा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि ऊपर वाला कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी सोल्व करने में, मान लिया 2 आ रही है, 3 आ रही है, जैसे 2 आ रही होगी, तो ये क्या लिखा होगा? 2 अपॉन में टेंडिंग टू 0, मतलब कि इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि 2
अपॉन 0। सर ये 2 कहाँ से है? ये मान लिया मैंने कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, आप -3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, और एक कांस्टेंट नीचे क्या आ रहा है, टेंडिंग टू 0। जब नीचे टेंडिंग टू 0 है तो ऊपर वाला पूरा एक्सप्रेशन ही क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। और इनफाइनाइट अगर ये बन गया तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ बताई थी कि जब हमें तो इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करानी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी लिमिट कितनी है, 2 है। जब लिमिट 2 है तो इसका मतलब इसका जो नोमरेटर वाला पार्ट होगा वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब एक वैल्यू तो अपने को मिल गई कि अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा कितना है, 0 है। ठीक कह रहे हो। अब यहाँ भी वही चीज़ है, देखो x से x काट दिया तो यहाँ पे x बचा, एक x हटा दिया तो x तो बचा नीचे। अब यही चीज़ यहाँ पे होगी, क्योंकि अगर ऊपर वाला जो टर्म है वो 0 नहीं बना तो ये फिर दोबारा इनफाइनाइट को टेंड करेगा। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या है, अल्फा माइनस गामा इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाई 2। अब देखो ये ऊपर वाले तो ये तो दोनों 0 हो गए, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही तो 2 के बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आगे वाले भी 0 हैं, ये भी 0 बन गया है। तो मतलब सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू अगर 2 आ जाती है तो अपनी लिमिट भी 2 ही रहेगी। ठीक कह रहे हो ये बात भी। तो बेसिकली हमें इसी वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 चाहिए। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा और गामा बराबर है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल्स टू 0 हो गया है। सर 2 अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल्स टू 0 कैसे होगा, क्योंकि अल्फ़ा और गामा बराबर है। ठीक कह रहे हो। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 4 है, और अल्फ़ा और गामा अपने बराबर हैं तो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा भी 4 है। अगर बीटा की वैल्यू 2 अल्फ़ा के बराबर है यहाँ से, तो 4 अल्फ़ा इजकल्स टू 4 हो गया, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। अगर अल्फ़ा 1 है तो गामा भी 1 है, तो बीटा 2 है। अपने को निकालना क्या है, निकालना है अपने को अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1, बीटा की वैल्यू 4 होगी, गामा का वैल्यू 3 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अभी तक हमने देखी लिमिट, हम जनरली 0 या कोई कांस्टेंट वैल्यू ही लिमिट ले रहे थे, या मोस्टली टाइम तो हम 0 ही ले रहे थे। ठीक है, या कांस्टेंट वैल्यू भी हम ले रहे थे कभी कभी, जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, लेकिन अभी तक हमने ना कभी इनफाइनाइट की बात नहीं करी। ठीक है, तो सर इनफाइनाइट की बात जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो काफ़ी बार क्या होगा ना कि लिमिट कैसी होगी अपनी, लिमिट जब x जो है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा तो क्या होगा। तो जनरली अगर एक पोलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है, इन दीज प्रॉब्लम्स, अगर एक पोलिनोमियल और अलजेब्रिक प्रॉब्लम हुआ तो जो भी अपनी हाईएस्ट पावर होगी ना उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों से, नोमिनेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और फिर कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इन दीज प्रॉब्लम्स जनरली वी कैंसिल आउट द ग्रेटेस्ट या द हाईएस्ट, कुछ भी कह लो, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ x कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। मतलब कि न्यूमरेटर से भी हाईएस्ट पावर निकाल लो, डिनोमिनेटर से भी हाईएस्ट पावर निकाल लो और कैंसिल कर दो। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा क्या है, काफ़ी बार जब हमें, क्योंकि हमने अभी तक जो लिमिट पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, 0 के लिए। तो देखो अगर मैं ये कह दूं कि x, अगर मैं ये कह दूं कि y की जगह मैंने 1/x रख दिया, इसका क्या मतलब हो कि x की जगह मैंने 1/y रख दिया। तो अगर x अपना y को टेंड कर रहा है, x अगर अपना इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब y किसको टेंड कर जाएगा, 0 को। और हमने 0 के लिए तो हमने अभी पढ़ा ही है ना, वही सब लगाना है तरीके। तो काफ़ी बार हम क्या कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं काफ़ी बार हम, sometime when x tending to infinite we substitute y is equals to 1/x and y tending to 0। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं काफ़ी बार। ठीक है सर, एक एग्जांपल से समझाएंगे कि कहने क्या चाह रहे हैं। चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल है अपने पास, लिमिट
लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x² प्लस 3x प्लस 8 अपॉन 7x प्लस x टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि सबसे पहला काम, इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहली बात तो सिंपल सी बात है, पहला काम क्या है कि ग्रेटेस्ट पावर को बाहर निकालो इंडिविजुअल, और दूसरी तरीका क्या है कि हम एक्स वाई को एक्स की क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, वाई बाई एक्स 1/y। ठीक है, चलो कौन से तरीके से करना है सर, पहले ही तरीके से कर लेते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है सर, x²। ठीक है, x² निकाल लिया बाहर, 4 प्लस 3/x प्लस 8/x²। नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, x/6। ये हो गया 7 की पावर x/5, ये हो गया 1, ये हो गया 1/x, और ये हो गया 1/x का पावर 6। करेक्ट है? यस सर। अब देखो ऊपर क्या बचा, 4 प्लस 3/x प्लस 8/x²। करेक्ट है। यहाँ पे बच गया x की पावर 4, 7/x की पावर 5 प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1/x का पावर 6। अब देखो जब लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो देखो ये 4 तो 4 ही रहेगा। ठीक कह रहे हो। अब ये x अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो 3/∞, मतलब नीचे अगर इन्फिनिटी आ रहा होगा तो 0 बन जाता है, अगर नीचे अगर 0 आ रहा होगा तो इन्फिनिटी बन जा रहा है, इतना तो पता ही है हम लोगों को। ठीक कह रहे हो। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब नीचे देखो x का पावर 4 ऑलरेडी है, तो ये तो इन्फिनिटी तो वैसे ही बन रहा है, और अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ये 0 बन गया और 1 बन गया, तो मतलब इन्फिनिटी इंटू कोई कॉन्स्टेंट टर्म तो इन्फिनिटी ही रहता है। ठीक कह रहे, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इन्फिनिटी, तो 4/∞, तो ओवरऑल रिजल्ट कितना आ गया, 0। ठीक है सर इसको क्या सेकंड मेथड से करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन वाले से, चलो उससे भी कर लेते हैं, और पुट कर दो x की जगह 1/y। ठीक है, लिमिट अब क्या हो जाएगी अपनी, y टेंडिंग टू 0। ठीक है, 4/y² प्लस 3/y प्लस 8, 7/y प्लस 1/y की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 5 प्लस 1। देखो ऊपर वाले से तो एलसीएम y आ गया, y² आ गया अपना 8y² प्लस 3y प्लस 4, यहाँ पे एलसीएम आ गया y की पावर 6, तो ये बन गया 7y की पावर 5 प्लस 1 प्लस y की पावर 6। ये y की पावर 6 उठ के ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 2 कट जाएगा, तो ये y की पावर 4 आ गया यहाँ पे, 8y², 3, ये सही लिखा है ना, सही लिखा है ना, हाँ यस सही लिखा है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें। चलो नहीं हुई होगी, देख लेते हैं, आंसर से पता चल जाएगा। अगर आंसर मैच हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई मिस्टेक हुई होगी। चलो अभी लिख लेते हैं, 8y² प्लस 3y प्लस 4, नीचे आ गया अपने पास y का पावर 6 प्लस 7y का पावर 5 प्लस y प्लस 1। ठीक है, 8y का पावर, अभी लिमिट किस में चल रही है, 0 में चल रही है। 8y6 3y4 4y4, और नीचे अपने पास है y का पावर 6 7y का पावर 5 प्लस y प्लस 1। ठीक है, अभी देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 है, तो ऊपर वाला 0 प्लस 0 प्लस 0, और नीचे वाला 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो आंसर मैच हो गया, इसका मतलब कोई मिस्टेक नहीं थी। तो ये दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इन्फिनिटी से रिलेटेड। एग्जाम्पल, लिमिट x टेंडिंग टू -∞ x माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है,
अब इसको सर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें नेगेटिव में हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं लेकिन जनरली हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप लोग यही करो कि x की जगह आप माइनस का t रख दो, ठीक है, या माइनस का y रख दो। तो ये क्या बन गया, लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये अपना बन गया -y -8, और यहाँ पे जैसे ही मैंने x की जगह -y रखा तो 4y² -y + 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया चला है, एकदम टनाटन चला है। अब देखो अब अगला काम क्या है? अगला काम रहेगा कि y को क्या पुट कर लो, या आपको अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? चलो करके दिखाता हूँ। आप लोग क्या करो, ऊपर से जो मैक्सिमम पावर है वो निकालो। तो सर ऊपर तो मैक्सिमम पावर y है तो निकाल लो उसे। तो ये -1 -8y, ठीक है। यहाँ से भी निकालो तो सर ये आएगा √y² आएगा, ठीक कह रहे हो। तो 4 - 1/y + 1/y², ठीक है। लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1 -8y, अब ये हो जाएगा mod y, और ये अपना हो जाएगा 4 - 1/y + y²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। अब देखो मोड, जो मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे खुलता है सर? वो दो तरीके से खुलता है, x और -x। x कब खुलता है? जब x > 0 हो। ये कब खुलता है? जब x < 0 हो। तो सर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है मतलब ऊपर वाला चेक लेना पड़ेगा अपने को। तो mod x कैसे खुल जाएगा? x से ही खुल जाएगा, बिल्कुल। तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिट y -1 -8y, और ये भी y ही रहेगा, 4 - 1/y + 1/y²। तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? -0, और ये हो गया 2। सही कह रहा? तो आंसर क्या आ गया? -1/2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चला, टनाटन चला। यस सर। चलो अब आगे हम देख लेते हैं कि जो हमने ये इनफाइनाइट के लिए ही देख रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट के लिए आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? या इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लें? नेक्स्ट लेक्चर में देखें क्या? चलो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं, अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग को दिमाग में रहना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, आप लोगों को लगेगा कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि सर ये क्या 0 को टेंड करेगा। क्योंकि काफ़ी बार ना हमें कुछ फंक्शंस पता हैं कि जो नॉर्मल फंक्शन के रिस्पेक्ट में काफ़ी तेज़ 0 को टेंड करते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ln x/x जो है ये 0 को टेंड करता है। तो आप लोग तो सोचोगे सर ln इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी को टेंड करता है और x भी इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि जो कि ln x और x का अगर आप ग्राफ बनाने बैठोगे ना, जो कि हम फंक्शन चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है, कैसे कि ln x का और x का आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, और x ऐसा होता है, ठीक है। तो जब आप इनका ग्राफ ड्रा करोगे तो इन्फिनिटी पे जाके जो x है ना वो बहुत आगे निकल चुका होता है। आप ग्राफ से भी देख पा रहे होंगे कि इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, उसका ग्राफ सीधा जा रहा है, ये 0 से जा रहा है, ठीक है। इसको मैं आप सब कहोगे कि सर ये कैसा ग्राफ बनाया, तो इसलिए मैं ड्रा कर देता हूँ ढंग से, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। ये x का ग्राफ है, ये y = x का ग्राफ है, और ये y = ln x का ग्राफ है। तो अब जब इनफाइनाइट मतलब कि इधर बहुत ज़्यादा आगे, इनफाइनाइट का मतलब यही तो हुआ, तो ये y = x वाला जो ग्राफ है ना ये बहुत आगे निकल चुका होगा, मतलब कि y की वैल्यू इसकी बहुत ऊपर होगी। तो y = x जो है वो बड़ा हो जाएगा बहुत ज़्यादा ln x से, तब x बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ln x से। तो इसलिए मैं कहते रहा हूँ कि ln x/x जो है, मतलब x इधर ले जाओ तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा 1 से, और जो टेंडिंग टू 0 ही हो जाता है ये, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसे ही एक और आता है, यही चीज़ हम एल-ऑर्बिटल रूल से प्रूव भी कर देते हैं, ठीक है। एल-ऑर्बिटल रूल पे दोनों का डिफरेंशिएशन करना होता है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ऐसे ही एक ग्राफ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/e⁻x, यहाँ पे ये 0 हो जाता है। यहाँ पे देखो जब e⁻x का ग्राफ बनाओगे ना तो भाई e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है,
ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, 1 है अपना, y इक्वल्स टू 1, ये y इक्वल्स टू ई की पावर x, अगर आप समझ गए होगे डिफरेंस दोनों में। ठीक है, थर्ड है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अच्छा, ये मैंने ज़ीरो कैसे लिख दिया, ज़ीरो पे तो ये ज़ीरो वैसे ही बन रहा है, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x की पावर n अपॉन e का पावर x, ये भी ज़ीरो को ही टेंड करेगा हमेशा। ये नहीं सोच लेना है कि यहाँ पे सर पावर हमने n लगा दी है तो, क्योंकि e की पावर x जो है वो बहुत तेज़ इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ये चारों पाँचों पॉइंट जितने भी मैं पॉइंट में लिखवा रहा हूँ अभी। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln x का पावर n अपॉन x। अब मैंने क्या किया, यही चीज़ है ऊपर, तो हमें ये नहीं सोच लेना है कि सर यहाँ पे अब जो ln x था, क्योंकि वो पावर 1 थी तो इसलिए x से छोटा था, तो अगर मैंने पावर n कर दी तो इसका सर ये तो कुछ और आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम x को इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो ln x जो है वो बहुत धीरे बढ़ता है इनके कंपैरिजन में। ठीक है, किनके कंपैरिजन में, y इक्वल्स टू x के कंपैरिजन में, इसीलिए इनकी लिमिट ज़ीरो हो रही है। मैंने आप लोगों को पहले यही ग्राफ इसीलिए समझाए हैं ये मैंने, कि आप देख पाएँ कि कौन कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग, इसीलिए मैंने लिखे भी हैं। ठीक है, मैंने ग्राफ इसीलिए समझा रहा हूँ। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, नहीं यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं होगा क्योंकि x ln x का पावर n है ना, तो अगर इनफाइनाइट लिख दूंगा तो ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, तो ओवरऑल इनफाइनाइट बन जाएगा। नहीं, x की पावर इनफाइनाइट नहीं कहना चाह रहा मैं, x की पावर 0 प्लस कहना चाह रहा हूँ। 0 प्लस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 माइनस पे तो ln x डिफाइन ही नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। कैसे, अब देखो इसको आप लोग ना कैसे समझाऊँ, ऐसे समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, ln x का पावर n, और ये जो x लिखा हुआ है ना इसको आप ऐसे लिख दो 1/x। ठीक कह रहा हूँ, यस सर। तो अब देखो 0 प्लस पे ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। 0 प्लस पे इधर जस्ट, हाँ, और ये भी क्या बन रहा है, इनफाइनाइट बन रहा है। तो ये कुछ ऐसा ही तो बन रहा है कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि ln x जो है वो धीरे बढ़ता है इन रिस्पेक्ट टू इसका, या इसको समझना चाहें तो हम इसको 1/x को क्या पुट कर लो, 1/x को यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो तुम, 1/x को y पुट कर लो, तो ये कुछ ऐसा ही एक्सपेंशन बन जाएगा, 1 माइनस 1 की पावर n ln y का पावर n अपॉन y, जो कि ये सेम ही है। और क्योंकि जब मैंने x की जगह 1/y पुट करूँगा तो लिमिट भी अपनी इन्फिनिटी को टेंड हो जाएगी। ठीक है, समझ गए ना, ये सेम ही चीज़ है, बस लिख दिया है मैंने अलग तरीके से। तो इसका वैल्यू भी क्या है, 0। समझ गए होंगे, तो ये 5 हैं, इनका हम क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाया है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट x का पावर 9 प्लस 7x³ प्लस 1 अपॉन e का पावर x, इसकी लिमिट हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे की क्लास में हम अपने पास अभी 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 और अदर इनडिटरमिनेट फॉर्म्स भी बची हुई हैं, उनको जल्दी से ख़त्म करते हैं। उसके बाद अपने पास एक सैंडविच थ्योरम बच जा रही है और कुछ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।